हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट सेक्शन में हमने वाटर पोलिनेशन के बारे में बात की थी। और वाटर पोलिनेशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको उस टाइम दे रहा था, जिसमें वेलिसनेरिया और हाइड्रिला जैसे पौधों के बारे में बात कर रहे थे जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। जबकि कुछ मैरीन सी ग्रासेस के अंदर भी, जो ग्रास फैमिली है मैरीन सी ग्रासेस, इनमें जोस्टेरा का नाम आता है, ये भी मरीन सब स्पीसीज में काउंट किए जाते हैं। तो इनके अंदर पोलिनेशन का जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। जैसे कि इनमें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक डायग्रामेटिक समझते हैं थोड़ा सा इसको। मान लीजिए कि ये हमारे पास वाटर बॉडी है कोई भी, और उसमें ये पौधे इस तरह मान लीजिए, तो इसका एक लंबा स्टाइल बनता है और वो स्टिग्मा को सरफेस को लेकर अपर वाटर लेवल तक पहुंचता है। और फिर उसी प्लांट से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और वो पोलन ग्रेन यहाँ से फिर सरफेस पर पहुँचते हैं और वाटर करंट के जरिए ये स्टिग्मा तक पहुँचते हैं और यहाँ पोलिनेशन हो जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है। जबकि वाटर हाइकिंथ की अगर हम बात करें, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, जिनमें एरन काइमा टिश्यू होते हैं, जिनमें फ्लोटिंग टाइप्स होते हैं ऐसे, और इनमें इनकी जो ऐसे तरह के पत्ते आपको नज़र आते हैं, क्योंकि ये सरफेस पर हैं और सब मार्ज नहीं हैं, तो इनके अगर फ्लावर होते हैं तो वो बाहर की तरफ होते हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो। तो कोई भी इंसेक्ट जो है ख़ास तौर पर वो इनके ऊपर विजिट कर सकता है और इंसेक्ट के जरिए इन्हें पोलिनेशन हो जाता है। ये हम ऑब्जर्वेशन में देख रहे थे, कर रहे थे। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट में जो पोलिनेशन होता है इंसेक्ट या विंड के जरिए होता है। तो वेलिसनेरिया जिसके बारे में बात कर रहे थे, फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टाक, जो मैंने भी आपको बताया, लंबे स्टाक के जरिए मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इनको कैरी किया जाता है पैसिवली बाय वाटर करंट। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर, और फिर वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। एंड स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट। इसके अलावा भी जो दूसरा ग्रुप है वाटर पोलिनेशन जिसमें होता है प्लांट में, जैसे कि आपके पास सी ग्रासेस वगैरह हैं, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। तो सब मर्ज्ड रहते हैं, अंदर डूबे हुए रहते हैं, और पोलन ग्रेन जो है रिलीज किए जाते हैं वाटर के इनसाइड में। पोलन ग्रेन मैनी सच स्पीसीज में लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे कैरी पैसिवली इनसाइड द वाटर। जैसे ये कह रहा है कि पोलन ग्रेन जो है मच ऐसी सच स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज में लंबे होते हैं, रिबन की तरह के होते हैं, और दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो ये वाटर करंट के जरिए और रिबन के लाइक तरह होते हैं, तो फ्लोटिंग करते हैं वाटर करंट के लहरों के जरिए। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, उनमें से कुछ पहुंचते हैं स्टिग्मा के पास और पोलिनेशन को अचीव करते हैं। तो ये तो हुआ वाटर पोलिनेशन के बारे में। पर कुछ स्पीसीज के बारे में अगर हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज जो हैं पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। अब इसका क्या मायना है? देखिए, म्यूसिलेज कवरिंग का मतलब म्यूसिलेज नाम, यानी लीफ जो कोई भी है, ऐसे मान लीजिए लीफ कोई भी होता है, तो वहां उस पर ऐसे एक कवरिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। अब ये जो रिबन लाइक होते हैं, जिसमें ये ऐसे रिबन लाइक फ्लोट करते हैं, मान लीजिए लीफ मान लीजिए फ्लोट करते हैं ऐसे, तो ये म्यूसिलेज की पावर, एक तो उनको वेटिंग कंडीशन में, जैसे इसने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग बाय ए म्यूसिलेज कवरिंग। तो वेटिंग यानी जो पोलन ग्रेन है, अब यहाँ से कोई पोलन ग्रेन जैसे ये दिखा रखा है रिलीज हो रहा है, तो इस पोलन ग्रेन के जरिए
जैसे मैंने यहाँ लीफ के केस में बताया आपको, रिबन लाइक लीफ के केस में बताया, इसके बाहर एक ये म्यूसिलेज की परत बनी हुई है ऐसे ही। तो किसी पोलन ग्रेन के बाहर भी एक म्यूसिलेज की यानी कवरिंग होती है इस तरह से, वैक्सी कोटिंग मान लो, जो वाटर रिपेलिंग का काम करती है, यानी पानी से इसको गीला होने से बचाती है। देखिए जिसे वेटिंग कंडीशन में क्या होगा, ये टियर हो सकता है इस तरह की कंडीशन में, तो यहाँ पर वो उसको वेट होने से बचाती है ताकि वो फ्लोट करके ऊपर तक आ सके। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। वाटर और वाटर पॉलिनेशन, जो विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर हैं, ये ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। देखिए कलरफुल होना एक तरह से इंसेक्ट को अटैक करने जैसा होता है, और नेक्टर शहद का होना वो इंसेक्ट पॉलिनेटर को अटैक करता है या दूसरे एनिमल्स को अटैक करता है। बट क्योंकि इनमें विंड और वाटर पॉलिनेशन के अंदर उन इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं हो पाता है या उनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इनका कलरफुल होना भी ज़रूरी नहीं है, और ना ही शहद पैदा करते हैं ये। तो व्हाट विड बी द रीज़न फॉर दिस, मैंने भी आपको इसका रीज़न बता दिया कि ये कलरफुल क्यों नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए कलरफुल होना या नेक्टर का होना जरूरी होता है, जो इस केस में जरूरी नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो इसका है वहां पर हम एक बार फोकस कर लेते हैं। देखिए यहां पर जरा ध्यान से देखिए, और ये डायग्राम भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसा आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, डायग्राम भी देख पा रहे हैं आप। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एंड पोलिनेटिंग एजेंट। अब विंड एंड वाटर पॉलिनेशन के अलावा हमने पढ़ा था कि कुछ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन के अलावा हमने पढ़ा कि पोलिनेशन जो है वो एनिमल्स के जरिए भी होता है, जिसको आप लोग जूफिली कहते हो। क्या कहते हो? जूफिली कहते हो जिसको, या फिर जैसे बैट के जरिए हो जाए, चमगादड़ वगैरह के जरिए, तो इसको टेरोफिली बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। अगर हम ये काम इंसेक्ट के जरिए देखें तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, ये हम चेक कर पा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। तो उसमें कौन कौन शामिल हैं? बीज शामिल हैं, मक्खियाँ शामिल हैं, बटरफ्लाइज तितलियाँ शामिल हैं, फ्लाइज जो घरेलू मक्खी वगैरह हैं, बीटल हैं, वॉस्प हैं। ठीक है, ये जो आपके ततैया वगैरह होते हैं, एंट वगैरह, मोथ वगैरह, ये शामिल हैं। इसमें बर्ड्स भी शामिल हैं, जैसे सन बर्ड और हमिंग बर्ड आपने देखा होगा, एक लंबी बीक वाला जो हमिंग बर्ड होता है, छोटा सा आकार का पक्षी होता है। एंड बैट आर कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर फ्लोरिंग प्लांट की हम बात करें तो उनमें एनिमल्स की जो रेंज है वो यहाँ दिखाई गई है। अमंग दम एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द यानी डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। क्योंकि ये एनिमल हैं तो हमने बात लिविंग स्पीसीज हैं, तो बायोटिक एजेंट में इनको शामिल किया गया है। और जो बीज हैं या फिर खास तौर पर मधुमक्खियाँ जो हैं, आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। इनमें वो इंसेक्ट की अगर हम बात करें एनिमल्स की या इंसेक्ट के अलावा, तो इंसेक्ट के केस में पर्टिकुलरली मधुमक्खियाँ इस काम को ज़्यादा करती हैं। आपने देखा फूलों के आसपास ज़्यादा मंडराती हुई नजर आती हैं। उनका एक पैटर्न भी होता है जो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि वो पैटर्न या सनलाइट को देखकर किस तरह से मूवमेंट करती हैं शहद के लिए या पोलिनेशन, या फिर वो एक तरीके से नेक्टर के लिए, या हम कह सकते हैं पोलिनेटिंग एजेंट इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम ऑफ प्राइमेट्स। यहाँ तक कि बच्चों बड़े एनिमल्स भी इसमें आते हैं। लीमर, ये देखा होगा, प्राइमेट्स में आता है, मंकी की स्पीसीज है लीमर, जो थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में चलते हैं और इनकी धारीदार पूंछ होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। आर्बोरियल हैं, ट्री ड्वेलिंग हैं, पेड़ पर रहने वाले हैं। रोडेंट्स भी इसमें शामिल हैं, जिसमें आपके जिनके इंसीजर लंबे होते हैं, रोडेंट्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे गिलहरी टाइप के। तो इस तरह से आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और इवन रेप्टाइल्स भी, यहाँ तक कि आपकी गार्डन लिजर्ड भी और गैको लिजर्ड भी होती है। ठीक है, ये छिपकलियाँ जो हैं वो भी रेप्टाइल केस में आती हैं और वो भी इसमें यानी पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम स्पीसीज। तो ये कहना चाह रहा है कुछ इस तरह की और भी प्रजातियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो लिविंग यानी बायोटिक एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। Often flower of animals pollinating plants are particularly, especially
एडोप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर एनिमल्स। अब इसमें क्या है कि बच्चों, एनिमल जो फ्लावर को पोलिनेट करते हैं या पोलिनेटिंग जो प्लांट्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को एडोप्ट कर लिया है। एडोप्टेड का मतलब होता है अनुकूल बना लेना, फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी कुछ पौधों ने उन पर्टिकुलर स्पीसीज को देखते हुए, एनिमल्स को देखते हुए अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, एडोप्ट कर लिया है, अनुकूल बना लिया है। किस तरह का, जैसे कि आप देखें कि अल्ट्रावायलेट में बीज देख पाती हैं, तो फूल के जो फ्लावर का कलर होता है उसमें वो कलर इस तरह फ्लावर अपना पैटर्न बनाते हैं कि सेंट्रल पार्ट को ही मधुमक्खियां फोकस कर सकें। तो ये एडप्शन ही में आएगा इस तरह से। मेजॉरिटी ऑफ यानी पोलिनेटेड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज। अब कैरेक्टर देख लीजिएगा, जैसे कि ज़्यादातर इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, ज़्यादा कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट उनमें गंध आती है, और रिच नेक्टर और शहद की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इंसेक्ट पोलिनेशन जो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसेक्ट पोलिनेटेड जो फ्लावर हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो बताइएगा कि लार्ज साइज में होते हैं, एक बात, ठीक है। और इसके अलावा रिच इन नेक्टर, शहद में ज़्यादा होते हैं। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, जब फ्लावर छोटे होते हैं तो वो एक क्लस्टर गुच्छा बना लेते हैं, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये आपने साइमोस रेसिमोस +1 में पढ़ा भी होगा डिटेल से, कि वहाँ छोटे छोटे फूल जो हैं वो टहनी के आसपास एक पैटर्न बना लेते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन बना लेते हैं, या फिर वो टर्मिनल फ्लावर पोजीशन पर होते हैं, इस तरह से। तो वो साइमोस रेसिमोस टाइप का है, यानी कई छोटे छोटे फ्लावर एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। टू मेक देम कॉन्सिपियस, ताकि पोलिनेशन आसानी से हो सके। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड आर फ्रेग्रेंस। तो एनिमल जिन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादातर कलर के जरिए या गंध यानी खुशबू के जरिए होते हैं। तो फ्लावर्स के अंदर ज़्यादा गंध आपको यानी आप देखेंगे तो उनमें अलग अलग तरह की स्मेल यानी गंध ही कहेंगे या खुशबू कह लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता हो। गंध से ऐसा मायना नहीं है कि गंध से बदबू ही आती है। द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल। हाँ, यहाँ इस केस में आप कह सकते हो कि फूल जो होते हैं, जैसे गंधीली का फूल कई बार आम भाषा में हम यूज़ करते हैं, तो रंगीन कलर का दिखाई देते हैं छोटे छोटे फ्लावर, पर उनमें स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल, यानी मधुमक्खियों के अलावा जो बाकी दूसरी तरह की मक्खियाँ होती हैं या जो बीटल गुबरेले वगैरह होते हैं, उनसे जो फ्लावर पोलिनेटेड होते हैं, ऐसे फ्लावर्स में से एक फाउल ओडर यानी फाउल यानी गंदी स्मेल कह सकते हो आप लोग, आती है। ओटोटेक दीज, तो वो ज़्यादातर यानी जैसे मांस के अंदर आती है, सड़ा हुआ मांस होता है, सड़ी हुई मछली होती है, ऐसे उस तरह की गंध आती है। तो उस पर मक्खियाँ या बीटल्स गुबरेले ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट, अगर इसको आगे बढ़ के देखा जाए तो फ्लावर हैव टू बी प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल्स, यानी फूल जो होते हैं, जितने भी एनिमल वहाँ विजिट करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों को फ़ायदा है। एनिमल्स को वहाँ पर शहद मिलता है, ठीक है, और यहाँ तक कि पौधे को पोलिनेशन उसका हो जाता है। तो यहाँ पौधों ने जो खुद को अनुकूल बना लिया है, ढाल लिया है, उसके अकॉर्डिंग एनिमल जब वो विजिट करेंगे वहाँ फ्लावर के ऊपर, तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा यानी इनाम मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा भाई? वो नेक्टर की फॉर्म में मिलेगा। तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो फूलों के द्वारा उनको शहद या पोलन ग्रेन दिया जाता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। हाँ, जब उनको ये रिवॉर्ड मिलता है यानी उसकी परिपक्वता के लिए, उसको कवर करने के लिए, हासिल करने के लिए, फ्लावर जो एनिमल होते हैं, विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर, तो जब वो दूसरे फ्लावर पर जाएंगे या फिर उसी फ्लावर पर विजिट करेंगे बार बार, तो एंथर और स्टिग्मा से संपर्क उनका हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, पोलिनेशन हो जाएगा। तो बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। यहाँ तक कि एनिमल जो होते हैं उनके आप मधुमक्खियों के पैरों पर देखोगे ज़्यादातर चिपके होते हैं। एक तरीके से जो येलो कलर का पेस्ट होता है वो धीरे धीरे चिपकता हुआ हार्ड भी हो जाता है। और बी पोलन के बारे में आपने सुना भी होगा थोड़ा बहुत, जिसके बारे में हमने बात भी की थी लास्ट टाइम पे। तो बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन, तो उनके ऊपर पोलन ग्रेन की कोटिंग हो जाती है। विच आर जनरली स्टिक इन एनिमल्स पोलिनेटेड फ्लावर, तो जो एनिमल यानी जनरली स्टिकी
चिपचिपे होते हैं एनिमल फ्लावर, तो खास तौर पर वो ऐसे होते हैं जो एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनके केस में ऐसा होता है। When the animal carrying pollen on its body come in contact with stigma, it bring about pollination। तो मैंने यही आपको बताया कि जब वो कैरी करके लेकर जाते हैं उन पोलन ग्रेन्स को, उनके पैरों पर जो चिपक जाता है या बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो जब वो शहद के लिए या दोबारा विजिट करते हैं किसी फ्लावर को, तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उससे पोलिनेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी में आगे हम पढ़ते हैं। तो जो कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं, फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। अब ये एक्सेप्शनल केस भी है और इसको आपको ध्यान भी रखना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं बच्चों जहां पर अंडे देने के लिए इंसेक्ट वगैरह को, वो सिर्फ नेक्टर ही नहीं बल्कि कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनको अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है, वहां पर एक सेफ प्लेस मिल जाता है। एन एग्जाम्पल अगर इसका लें तो सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो एमरफोफिलस का है। ये एमरफोफिलस क्या है? ये फ्लावर है, अगर बच्चों इतना बड़ा फूल होता है, इसको आप नेट पे डाल के एक बार देखें इसकी पिक, तो बहुत बड़ा फ्लावर होता है। लगभग अकेला फ्लावर इसकी हाइट जो है 6 फुट की होती है। अब इतना तो हमारी नॉर्मली हाइट दिखा जाए तो 5 फुट 6 इंच होती है किसी व्यक्ति की, ये 6 फुट का कम से कम भी फ्लावर होता है, तो एक आम आदमी की हाइट से ऊंचा होता है। एक बार देखना जरूर इसको, ताकि आपको एक यानी इस तरह एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रहे और आप देखने पर आपको अच्छा भी लगेगा, अद्भुत सा लगेगा कि इतना बड़ा फ्लावर भी होता है। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यका, वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब ये बात भी थोड़ा समझ लीजिए कि इसी तरह का एक उदाहरण और भी देखने को आपको मिलेगा जहां पर एक दूसरे से स्पीसीज संबंधित होती हैं या एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उनका लाइफ साइकिल पूरा ही नहीं होता है। इसके जरिए आप देखेंगे एक बार, तो स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यका, तो एक मोथ की प्रजाति है। अब ये मोथ जैसे आप सिल्क मोथ आपने देखा हो, यानी जो रेशम का कीड़ा होता है उससे बाद में जो अडल्ट फॉर्म बनती है, तो ये मोथ जो है और एक यक्का नाम का पौधा होता है, उसके फ्लावर के बीच में भी एक संबंध ऐसा होता है कि मोथ और जो प्लांट है, बच्चों आप देखा समझना थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को, जो प्लांट है कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, तो एक दूसरे के बगैर पहली बात तो वो लाइफ साइकिल ही पूरा नहीं कर पाते। अब कैसे? मोथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी, ओवरी के इनसाइड जो खाली स्पेस होता है जिसको हम ओवरी लोक्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अलावा जो स्पेस होता है वो खाली स्पेस को हम लोक्यूल बोलते हैं, वहां पर वो अंडे दे देती है वो मोथ। और फ्लावर को इसके बदले में क्या मिलता है? फ्लावर इन टर्न्स गेट पोलिनेटेड बाय द मोथ, क्योंकि मोथ जहां से वो आए जाएगी, एक रास्ता बनाएगी, तो लोक्यूल से बाहर निकलते हुए खास तौर पर वो इस तरह से, यानी द फ्लावर इन टर्न्स गेट पोलिनेटेड बाय मोथ, तो वो फ्लावर जो है मोथ के जरिए, क्योंकि वहां से वो रास्ता बनाएगी, तो उसमें आसानी से पोलिनेशन होने का चांस बढ़ जाता है। अब हाँ, जो लार्वा होते हैं मोथ के, वो कम्स आउट ऑफ द एग, अंडों से बाहर आते हैं और सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और बीज भी साथ साथ में अंकुरित होना शुरू यानी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सीड बनेंगे वो अंडे भी बड़े होंगे और अंडे से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। इस तरह का अगर कोई एनिमेशन वीडियो भी आपको मिल जाए तो प्लीज़ देखिएगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिए, यका के बारे में और मोथ का जो लाइफ साइकिल है वो विदाउट एक दूसरे के कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास क्या है, वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फ्लोइंग प्लांट अदर्स अवेलेबल टू यू, कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ऑनियन, लोबिया, कॉटन, तंबाकू, रोज, लेमन, यूकैलिप्टस, बनाना। अब बनाना है सफ़ेदा, जो आपने पेड़ देखा हो लंबा सा होता है जो आपका, लेमन नींबू वगैरह के अंदर, तंबाकू या रोज या कॉटन लोबिया के अंदर भी देखा होगा आपने। इसके अलावा जो कोरिएंडर है धनिया होता है, बाकी नाम आप पहचान ही पा रहे होंगे, और जैसे कुकुम्बर यानी खीरे वगैरह के अंदर। तो यहाँ तब भी आप आपस के आसपास फूलों को ऑब्जर्व करके देखें, ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा। जब आप इनको ऑब्जर्व करके देखेंगे तो खास तौर पर फूलों को ऑब्जर्व करिए, बैठे रहिए वहाँ पर, काफ़ी समय बिताइए, तो आपको पता लग जाएगा किस किस तरह के एनिमल विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी पोलिनेटेड। तो वो किस किस के जरिए हम कह सकते हैं कि किस तरह के एनिमल्स उन फूलों पर विजिट करते हैं और वो पोलिनेशन का काम करते हैं। यू विल हैव टू
यानी पेशेंसली ऑब्जर्व द फ्लावर ओवर ए फ्यू डेज एंड डिफरेंट टाइम ऑफ डेज। तो दिन की समय की अलग अलग अवधि में आप वहाँ जाकर कई दिनों तक विजिट करके फ्लावर पर कौन से एनिमल आते हैं ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। यू कुड ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर दीज आर एनी कोरिलेशन इन द कैरेक्टर ऑफ द फ्लावर ऑफ द एनिमल। जिस तरह के एनिमल आप उसका विजिट करते हैं, क्या फूलों ने भी खुद को उसी तरह से या पौधों ने उसकी तरह ढाल रखा है, किस फ्लावर पर किस तरह के एनिमल विजिट करते हैं, ये आपको थोड़ा पता लग जाएगा और विजिट करेंगे। केयरफुली ऑब्जर्व इफ वन ऑफ द विजिटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर। तो ये भी ध्यान से देखिएगा कि कौन से फ्लावर पर जो विजिटर आया है, इंसेक्ट वगैरह या एनिमल आया है, तो वो एंथर या स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आता भी है या नहीं आता है, कैन ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन, और पोलिनेशन होता भी है या नहीं होता है। तो यह कर सकता है, जैसे कि मैनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोल्यूशन। अब ये भी एक अलग सा व्यवहार है किसी इंसेक्ट का, कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पौधे का कोई फायदा नहीं करते हैं बच्चों। क्या मतलब है इस बात का? मैनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन। तो पोलिनेशन को बगैर पोलिनेशन में हेल्प किए वो शहद को या पोलन उसको चुरा लेते हैं। ऐसे फ्लावर्स को, ऐसे फ्लावर पर विजिट करने वाले विजिटर्स को हम लोग नेक्टर रोबर या पोलन रोबर बोलते हैं। अब रोबर का मतलब डकैती होता है, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे एनिमल हैं जो उसका पौधे का फायदा नहीं करते हैं, बल्कि उसके पोलन ग्रेन और नेक्टर के लिए, खुद के फायदे के लिए वहाँ विजिट करते हैं। तो उनको आप पोलन नेक्टर रोबर भी कह सकते हैं। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पोलिनेटर बट यू विल श्योरली एंजॉय द एफर्ट्स। आप जो प्रयास करेंगे बच्चों उसको एंजॉय जरूर करेंगे। कहने का मतलब है कि आप ये पहचान कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल वर्क का एहसास जरूर होगा और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे थोड़ा सा और जो जरूरी टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं। और वो आज का जो टॉपिक है, ये बच्चे हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइस है। इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल से और थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर, पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब यहाँ hermaphrodite क्या है? एक्चुअली बच्चों hermaphrodite का मतलब होता है कि ऐसा कोई एनिमल, जैसे आपने केचुए के बारे में सुना हो, ऐसे ही आपने इंसेक्ट वगैरह के बारे में, ऐसे फ्लावर के बारे में हम बात करेंगे। तो hermaphrodite का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, विद्यमान। ठीक है, hermaphrodite जैसे आप केचुए में देखें तो टेस्टिस ओवरी दोनों एक ही कंडीशन में होती हैं। हाँ, वहाँ पे एक वर्ड हम पहले भी मैंने एक दिन आपको बताया था, वो आप फ्लावर के केस में भी यूज करेंगे। एक कंडीशन बताई थी प्रोटेंडरी। तो बच्चों प्रोटेंडरी कंडीशन का मतलब होता है जहां मेल जो या गैमिट कह लो, या मेल जो गोनेड्स हैं, मेल जो गोनेड्स हैं जैसे टेस्टिस वगैरह, ठीक है, ये पहले मैच्योर हो जाएं। और प्रोटोगाइनी में ध्यान रखिएगा कि फीमेल पार्ट यानी फीमेल गोनेड्स जो हैं वो जैसे ओवरी वगैरह पहले मैच्योर हो जाते हैं। अब जिसमें ये पहले मैच्योर हो जाएं और ये पहले मैच्योर ना हो, वो कंडीशन यानी प्रोटोएंट्री कंडीशन। ऐसी कंडीशन में ओवरी पहले मैच्योर हो जाए और मेल पार्ट मैच्योर ना हो पाए तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्लावर के केस में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब जो उदाहरण के तौर पर जैसे कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार एक ही बार एक ही फूल में सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा तो उसका नुकसान क्या होता है। तो हम इसके बारे में पहले भी एक वर्ड की बात मैं लास्ट टाइम कर रहा था, ये वही वर्ड है, इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। यानी सेल्फ पोलिनेशन बार बार कराने से क्या नुकसान होता है, तो बच्चों इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। सेम कैरेक्टर बार बार कंप्लीट अपने आप को दोबारा साइकिल में लेकर आते, रिसाइकिल करते रहते हैं। और जो कैरेक्टर हैं बच्चों, उनकी जो एक तरीके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि वो बार बार सेम कंडीशन में आते रहेंगे तो उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएंगे वो। तो फ्लोरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। तो कुछ पौधों ने सेल्फ पोलिनेशन ना हो या इनब्रीडिंग डिप्रेशन में वो पौधे ना जाएं, वो फ्लावर में ऐसा ना हो, तो उन्होंने अपने अंदर क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए
बढ़ावा देने के लिए क्रॉस पोलिनेशन को कुछ तरीके अपना लिए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ स्पीसीज में पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये भी वर्ड पे से हम बात कर रहे थे कि पोलन रिलीज होना और स्टिग्मा पर उसका डिपॉजिट होना ये अलग अलग टाइम में अगर होता है तो ऐसी स्पीसीज में वो जब ये अलग अलग टाइम में मैच्योर होंगे, प्रोटोगाइनी प्रोटोटेंटिक कंडीशन में मैंने बताया, ऐसे कुछ मान लो जो स्पीसीज में पोलन रिलीज होना और स्टिग्मा पर उनका रिसेप्टिव यानी स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी का होना अलग अलग टाइम पर हो तो उसको नॉन सिंक्रोनाइज कहते हैं। आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर, तो पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाए और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, और स्टिग्मा जो है उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाए, रिसेप्टिव हो जाए वो जब पोलन ग्रेन रिलीज हुए भी नहीं थे उससे पहले। तो इसका मतलब टाइम उनमें अलग अलग हो गया। पोजिशंस का भी हम उधर एग्जाम्पल लेंगे। कुछ स्पीसीज के अंदर एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, देखो ये मैं भी बता रहा था आपको। तो कईयों में एंथर का और स्टिग्मा का अलग अलग पोजीशन हो सकती है। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, ध्यान से देखिएगा, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और मान लो ये ओवरी है। अब पोजीशन का मतलब तो ये भी हो गया कि यहाँ ये एंथर है। अब आप देखें तो हाइट का भी कंपैरिजन करके देखें तो बहुत ज़्यादा गैप लग जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, उसको यानी अलग अलग पोजीशन में होने की वजह से सेल्फ पोलिनेशन के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो पोजीशन का भी हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, या उसका रिसेप्टिव सरफेस ऐसा हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। एक तो उसने बताया कि ये अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो या रिसेप्टिविटी पहले हो जाए और पोलन ग्रेन बाद में रिलीज हो, या फिर पोजीशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि डिफरेंट प्लेस हो जाए, पोजीशन अलग अलग हो जाए तो भी पोलन ग्रेन जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते स्टिग्मा के सेम फ्लावर में। बोथ दीज डिवाइस, दोनों ही तरीके ऑटोगैमी को रोकते हैं, यानी दोनों तरीके से सेल्फ पोलिनेशन जो है वो नहीं हो पाता है। बल्कि बच्चों तीसरा भी डिवाइस है, द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकैपेबिलिटी। अभी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है, सवाल पूछ लेते हैं। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ऐसा होता है कि कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म कहेंगे इसको आप लोग, ठीक है, इसके आधार पर ऐसा होता है कि सेल्फ पोलिनेशन के चांस कम हो जाते हैं। यानी अगर उसी पौधे का पोलन ग्रेन स्टिग्मा में डिपॉजिट हो भी जाए तो बच्चों वो ग्रो नहीं कर पाता है, यानी उसमें जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। लिखा हुआ है फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा, पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी ही नहीं, जिसकी वजह से वो गैमिट जो है वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी एक कारण है, इसको हम सेल्फ इनकैपेबिलिटी बोलते हैं। और अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक तरीका ये भी है बच्चों, ये सेल्फ इनकैपेबिलिटी कर लोगे आप लोग, देखिए ये लिखेंगे आप कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जहां पर बच्चों ऐसा नहीं होता जैसे कि कुछ कंडीशंस पूरी होने के बावजूद, यानी वो सेम स्पीशीज का है फिर भी उस पोलन ग्रेन की वहाँ पोलन ट्यूब की ग्रोथ या पोलन का जर्मिनेशन ही ना हो पाए, इस तरह की कंडीशन जेनेटिक मैकेनिज्म ऐसा होता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर जीन मैकेनिज्म काम करता है, एक तरीका काम करता है जिससे कि वो ओव्यूल को फर्टिलाइज यानी नहीं कर पाता है बाय इनहिबिटिंग। कैसे? क्योंकि पोलन ट्यूब या पोलन का जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो आप यहाँ एक तरीके से रिसेप्टिव सरफेस देख रहे हैं स्टिग्मा का, ये स्टाइल है। तो अगर यहाँ पोलन ग्रेन डिपॉजिट भी हो जाता है बाय द वे, ठीक है, इसका एक्साइन टूट कर, देखिए क्या होता है कि इसका एक्साइन जो है वो टूट कर, इसका एक्साइन ऐसे, और अंदर का जो एंटाइन है वो एक ट्यूब में बदलता है ऐसे, और उस ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 मेल गैमेट होते हैं। अगर हम 3 सेल स्टेज की बात करें तो ये जो ग्रोथ होनी है, जो यहाँ से पोलन जर्मिनेशन होना है और ट्यूब का यहाँ से होते हुए स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुँचना होता है उस ट्यूब को, तो ये काम नहीं हो पाता है।
या फिर इसकी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता है, बाहर का कोट ही नहीं टूट पाता है। ये मैकेनिज्म है, कंडीशंस हैं ऐसे ही जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और सेल पोलिशन और यहाँ से क्रॉसिंग रुक जाएगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। अनदर डिवाइस जो इसने बताया वो है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना। अगर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, जैसे कैस्टर है या मेज है, भले ही मक्का के अंदर देखिए आप लोग, तो मक्का के पौधे में मान लीजिए कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक मक्का का पौधा है, ऐसे मान लीजिए, तो ये हमारे पास उसके लीव्स मान लीजिए ऐसे मक्का के पौधे में, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर फीमेल फ्लावर और यहाँ पर मेल फ्लावर जो है जर्मिनेट करते हैं, तो इनका डिपोजिशन के ऊपर ना हो पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, भले ही वो एक ही पौधे पर मौजूद हों, मोनोसियस हों, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गेटोनोगैमी। तो ये यहाँ ऑटोगैमी तो हो नहीं पाएगी क्योंकि एक ही फ्लावर पर सेम पोजीशन पर नहीं है, एक पौधे पर अलग अलग पोजीशन पर फ्लावर हैं, इसीलिए तो ऑटोगैमी तो नहीं हो पाएगी, पर गेटोनोगैमी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक ही पौधे पर अलग अलग फ्लावर का होना, हम ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं बच्चों। एक ही फ्लावर पर ध्यान से देखिए, जो एक ही फ्लावर है, मान लीजिए ये हमारा एक ही पौधा है, उस एक फ्लावर पे एक फ्लावर यहाँ पर है आपका, ठीक है, दूसरा मान लीजिए यहाँ पर है, तो एक ही फ्लावर का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऐसे होता है, तो उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन वहाँ डिपॉजिट हो जाए। लेकिन जब यहाँ अलग अलग है, ये मान लीजिए फीमेल पार्ट है, सिर्फ ये मेल पार्ट है, तो मेल फीमेल तक आना पड़ेगा उसको, एक ही फ्लावर में ये काम नहीं हो सकता है, तो ऑटोगैमी तो नहीं हो पाएगी, पर वहाँ पर गेटोनोगैमी की पॉसिबिलिटी है, तो इसको मोनोसिस कहा जाता है। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी को ही रोक लेता है। कई स्पीसीज ऐसी भी होती हैं, जैसे पपाया में, पपीते में आप देखेंगे मेल फीमेल फ्लावर जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट पर होते हैं, अब वो अलग अलग प्लांट पर मौजूद हैं, दैट इज इजी प्लांट इन आइदर मेल और फीमेल, इसको डायोसी बोलते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, इसके बारे में एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो मेल और फीमेल फ्लावर जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट पर होते हैं, प्लांट ही अलग होता है, ठीक है। पपाया में आप ऐसे देखेंगे कि एक प्लांट जो है पपाया, कहते हैं ना कि ज़्यादातर हमें पपीते के 2 पौधे उगाने पड़ते हैं एक साथ में, तो उसका रीज़न यही माना जाता है बच्चों कि एक पौधा जो है वो मेल की तरह और दूसरा फीमेल प्लांट की तरह बिहेव करता है, या उन पर अलग तरह के फ्लावर पैदा होते हैं, इसको डायोसी कहा जाता है। और ये कंडीशन जो है ऑटोगैमी गेटोनोगैमी दोनों को रोक देती है। आगे बात समझ में, फिलहाल इतना आज कर लीजिएगा, आप लोग इस पर फोकस करिएगा। आप लोग कमेंट करके डाल सकते हैं जी प्रॉब्लम ये है, इस तरह का कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आया हो, कोई लाइन समझ ना आई हो बच्चों, तो आप इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।